तो कोरिलेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी हो जाती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, कोरिलेशन इज यूनिट फ्री मेजर। कोरिलेशन इज यूनिट फ्री मेजर। कोरिलेशन की कोई यूनिट नहीं होती। कोरिलेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक रेशियो की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो कोरिलेशन एक एब्सोल्यूट नंबर होता है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो कोरिलेशन यूनिट फ्री क्वांटिटी है। सेकंड है हमारे पास, कोरिलेशन की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? -1 से +1 तक वेरी। तो लिखिए, वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 एंड +1। वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 एंड +1। अब हमने जो ये स्टेटमेंट लिखा, क्या ये करेक्ट है? इसमें एक छोटी सी गलती है। हमने क्या कहा कि वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन +1 एंड -1। इसका मतलब हमारे पास r की वैल्यू -1 से ग्रेटर होगी और +1 इस तरीके से वैल्यू होगी, इनके बीच में होगी, ठीक है ना। क्या कोरिलेशन की वैल्यू +1 नहीं हो सकती? क्या एग्जैक्ट हो सकती है? परफेक्ट कोरिलेशन में +1 भी हो सकती है और -1 भी। तो हमें इक्वल टू का साइन भी लगाना पड़ेगा, लेकिन इस स्टेटमेंट में तो इक्वल टू नहीं है। इस स्टेटमेंट में हमने क्या कहा है? बिटवीन। बिटवीन का मतलब -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो यहां पर कॉमा लगा के लिखना, इंक्लूडेड दी लिमिट्स, इंक्लूडेड दी लिमिट्स। तो पूरा स्टेटमेंट क्या हुआ? वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 एंड +1 इंक्लूडेड दी लिमिट्स। ये पूरा स्टेटमेंट है, ठीक है। लिमिट्स का मतलब -1 और +1 को भी आपको क्या करना है? इंक्लूड करना है, ठीक है। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा जाता है तो फर्स्ट ऑप्शन में देंगे बिटवीन -1 एंड +1, और लास्ट ऑप्शन में दे रखा होगा बिटवीन -1 एंड +1 इंक्लूडेड द लिमिट। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, वो पहले वाला ऑप्शन अपना रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी। अभी हमने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, डिस्पर्जन पढ़ा, उसमें हम पढ़ रहे थे चेंज इन ऑरिजिन, ठीक है। चेंज इन ऑरिजिन का मतलब क्या होता है? सीरीज की सारी वैल्यूज में हम कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दें या कांस्टेंट नंबर क्या कर दें? सबट्रैक्ट कर दें, उसे हम क्या कहते हैं? चेंज इन ऑरिजिन कहते हैं। चेंज इन ऑरिजिन करने पर कोरिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, कोरिलेशन एज इट इज रहता है अपने पास, ठीक है। तो लिखिए, कोरिलेशन इज अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन ऑरिजिन, ड्यू टू चेंज इन ऑरिजिन। सपोज हमारे पास x और y टू वेरिएबल्स हैं, इनके बिटवीन कोरिलेशन है +0.74। अब यदि आपसे कोई कहता है कि बताइए x+5 एंड y+2 के बिटवीन कोरिलेशन क्या होगा, या ऐसे ही पूछ सकते हैं x-5 एंड y-2। मतलब यहाँ ऑरिजिन चेंज क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ दोनों जगह क्या है? ऑरिजिन चेंज नेगेटिव है, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया x में और y में क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया। क्या ऐसा भी कर सकते हैं x में ऑरिजिन चेंज नेगेटिव हो गया और y में क्या हो गया? पॉजिटिव। तो इन चारों केस में हमारे पास जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा? प्लस का 0.74 ही होगा, क्योंकि हमने अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ऑरिजिन चेंज करने पर कोरिलेशन कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। समझ में आया बेटा? ये
अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, स्केल चेंज की होगी, ठीक है। स्केल चेंज हम जानते हैं कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, स्केल चेंज कहते हैं, ठीक है ना। अब स्केल चेंज करने पर क्या होता है, अपने पास जो कोरिलेशन का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब 0.74, ये तो चेंज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है। तो कोरिलेशन के वैल्यू में दो वैल्यूज होती हैं, एक तो उसकी डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। तो स्केल चेंज करने पर मैग्नीट्यूड तो भैया कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, चाहे आप स्केल चेंज कैसे भी करो, लेकिन उसकी डायरेक्शन यानी प्लस माइनस साइन में भी चेंज, ठीक है, वो चेंज हो भी सकता है और जरूरी नहीं हो ही हमेशा चेंज, ठीक है। तो लिखिए इसमें, ड्यू टू चेंज इन स्केल, ड्यू टू चेंज इन स्केल magnitude of correlation, magnitude of correlation unaffected but direction may be changed, but direction may be changed, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं हर बार होगी ही, ठीक है। सपोज हमारे पास x और y टू वेरिएबल्स हैं, इसके बिटवीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है -0.92, ये हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई आप बताइए 2x एंड 7y के बिटवीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, या -2x एंड -7y कर लेते हैं, 7y के बिटवीन कोरिलेशन, या फिर 2x एंड -7y, या -2x एंड प्लस का 7y। यहां पर देखो दोनों स्केल चेंज, स्केल चेंज का मतलब क्या होता है, कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना। यहां पर दोनों स्केल चेंज पॉजिटिव है, यहां पर दोनों ही क्या है बेटा, नेगेटिव है, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास एक पॉजिटिव है x वाला, y वाला क्या है, नेगेटिव, और यहां पर रिवर्स हो गया, x वाला नेगेटिव है और y वाला क्या है अपने पास, पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज। तो ये 4 कंडीशंस पॉसिबल है। अब हमने क्या कहा कि हर केस में अपने पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, ये मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा। तो कोई सा भी केस ले लो, उन सब में हमारे पास कोरिलेशन का मैग्नीट्यूड 0.92 ही रहेगा। लेकिन यदि अपने पास स्केल चेंज का सॉरी कोरिलेशन का साइन कब चेंज होगा, जब स्केल चेंज का साइन क्या है, अपोजिट है। देखो यहां पर स्केल चेंज क्या है, पॉजिटिव, यहां पर क्या है, नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव है और यहां पॉजिटिव है। दोनों x और y में जो हमने स्केल चेंज किया वो अपोजिट साइन से किया, तो कोरिलेशन का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज का मतलब यदि पहले से नेगेटिव है तो अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पहले से पॉजिटिव होता तो अब क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। लेकिन यदि हमने जो स्केल चेंज किया है उसका साइन सेम है, मतलब x में भी पॉजिटिव है, y में भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया है, या x में नेगेटिव से किया है और y में भी नेगेटिव से ही किया है, तो हमारे पास कोरिलेशन का साइन भी चेंज नहीं होगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और मैग्नीट्यूड तो कभी भी चेंज होता ही नहीं। ये अपने पास कोरिलेशन है। तो बताओ भाई ये पॉइंट समझ में आ गया क्या आप लोगों को? बिल्कुल, जब स्केल चेंज का साइन अपोजिट होगा तो कोरिलेशन का साइन अपन को चेंज कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। मैग्नीट्यूड तो कभी चेंज होगा ही नहीं। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो इस 3 और 4 प्रॉपर्टी को ही एक्सप्लेन करेंगे। देखो भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सपोज हमारे पास कोई वेरिएबल है x
हमने इसका ओरिजिन चेंज किया, इसमें से a लेस कर दिया, स्केल चेंज किया, b डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ओरिजिनली सीरीज किससे डिनोट कर रहे हैं हम, h से। a मींस ओरिजिन चेंज, b मींस स्केल चेंज, और इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, y से नहीं, y से तो दूसरा वेरिएबल है, इसको हम u से डिनोट कर रहे हैं। एंड दूसरा वेरिएबल हमारे पास y है, उसमें हमने ओरिजिन चेंज किया b से, स्केल चेंज किया q से, और इसको हम v से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखना भैया इफ u इक्वल्स टू x अपॉन a, x माइनस a अपॉन p एंड v इक्वल्स टू y माइनस b अपॉन। तो हमने ओरिजिन चेंज भी कर दिया और स्केल चेंज भी कर दिया, तो हमारे पास x और y वेरिएबल रेस्पेक्टिवली u और v वेरिएबल में क्या हो गए, चेंज हो गए। अब हमारे पास आर यू बी, u और v के बिटवीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसकी वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ p इनटू मॉडुलस ऑफ q अपॉन पी क्यू इनटू आर एक्स वाई। ये इनमें रिलेशनशिप आता है, ये हमें डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। ठीक है, कोई डाउट बेटा इसमें? अब इसको हम समझते हैं ध्यान से। फार्मूले से देखो एक बात तो हमें क्लियर होती है कि अपने पास कोरिलेशन ए और बी पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब ओरिजिन चेंज पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। किस पर डिपेंड कर रहा है, स्केल चेंज पर। हमारे पास स्केल चेंज कौन से हैं, पी और क्यू, उसी पर डिपेंड कर रहा है हमारे फार्मूले में, वही चीजें आ रही है। अब हम इसमें केस नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास स्केल चेंज सेम साइन, स्केल चेंज क्या है बेटा, सेम साइन, ठीक है। यदि हमारे पास स्केल चेंज है वो क्या है, सेम साइन के है, मतलब अपने पास P भी पॉजिटिव है तो Q भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यदि P नेगेटिव है तो Q भी क्या होगा, नेगेटिव। यहां वैल्यूज पुट कर दीजिए, आर यू वी। देखो मॉडुलस का मतलब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू और भी, ठीक है। मॉडुलस के अंदर यदि -5 दिया तो उसको क्या लिखते हैं अपन, 5 लिखते हैं। तो अपने पास P पॉजिटिव है या नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, P इंटू क्यू, पॉजिटिव ही आएगा, नहीं आएगा बेटा, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। डिनोमिनेटर में P और Q मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यदि हम दो प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास प्लस साइन आता है, और यदि माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। मतलब यहां पर अपने पास क्या आएगा, प्लस का पी क्यू आएगा इंटू आर एक्स वाई, ये कैंसिल हो गया, तो आर यू बी किसके बराबर आ गया, आर एक्स वाई। मतलब दोनों कोरिलेशन एग्जैक्टली क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यही हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या देखो हमने क्या पढ़ा था, यदि हमारे पास स्केल चेंज सेम साइन के हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव यहाँ पे भी पॉजिटिव, पी भी पॉजिटिव क्यू भी पॉजिटिव, या पी नेगेटिव क्यू भी नेगेटिव, तो कोरिलेशन एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और यही हमारे पास रिजल्ट यहां से आ रहा है। देखो बेटा ये समझ में आया क्या, आगे डाउट है, दोबारा बोलो बेटा। हाँ मतलब वही चीज एक्सप्लेन हो रही है यहाँ पर, ठीक है, हम फार्मूले के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। और सेकंड केस क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, यदि हमारे पास स्केल चेंज अपोजिट साइन की, अपोजिट साइन, मतलब यदि P पॉजिटिव है तो Q क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है, या फिर P नेगेटिव है तो Q क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इफ स्केल चेंज आर ऑफ अपोजिट साइन, तो फिर उस केस में क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो अपने पास आर यू वी इक्वल्स
अब यहाँ तो देखो मॉडुलस है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव किसी का भी मॉडुलस निकालो पॉजिटिव ही रहता है अपने पास। डिनोमिनेटर में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ पर आया आर यू बी इक्वल टू माइनस ऑफ आर एक्स वाई, मतलब कोरिलेशन का देखो साइन चेंज हो गया ना, यदि हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज हो गया। यदि आर एक्स वाई प्लस का 0.6 है तो आर यू बी क्या हो जाएगा, माइनस का 0.6 हो जाएगा। क्लियर है क्या ये पॉइंट बेटा? जल्दी बोलो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यही सेम अब आप जो पैटर्न पढ़ रहे हो प्रॉपर्टी का, यही सेम हम रिग्रेशन में भी पढ़ेंगे, है ना? क्लियर है सबको? ध्यान से पढ़ना, स्टूडेंट्स को ज्यादातर कोरिलेशन से डर ही प्रॉपर्टीज के कारण लगता है। प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं लेकिन उसके क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, या प्रॉपर्टी ढंग से पढ़ते ही नहीं है, ठीक है ना? यहीं पे ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, ज्यादातर जगह पढ़ाई भी नहीं जाती है प्रॉपर्टीज ढंग से, ठीक है ना? बस मेथड्स पढ़ा देते हैं कैलकुलेट करने के, ज्यादा कुछ पढ़ाते ही नहीं। सपोज u इक्वल्स टू है हमारे पास x प्लस 5 अपॉन 3 एंड v इक्वल्स टू y माइनस 7 अपॉन 2। आर एक्स वाई यदि अपने पास है सपोज माइनस का 0.73, तो आपको आर यू वी बताना है बेटा क्या होगा। देखो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, u इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन पी, और b क्या होता है y माइनस बी अपॉन क्यू। ऑरिजिन चेंज पे तो हमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है a और b से, ठीक है, इसको तो आप -5 लिख लो चाहे। हमें फर्क किससे पड़ता है, स्केल चेंज से। अभी अपन ने पढ़ा ना प्रॉपर्टी में, स्केल चेंज यहां पर कितना है 3, p की वैल्यू हो गई अपने पास 3, यहां पर स्केल चेंज कितना है 2, q की वैल्यू क्या हो गई 2, देखो ये q है ना अपने पास। तो अपने पास दोनों स्केल चेंज सेम साइन के हैं, सेम साइन के हैं क्या बेटा? यदि दोनों स्केल चेंज सेम साइन के होते हैं तो क्या कोरिलेशन का साइन चेंज होता है क्या? नहीं होता, ये एज इट इज रहेगा, माइनस का 0.73। मैग्नीट्यूड तो कभी चेंज नहीं करना है आपको। साइन कब चेंज होता, यदि p और q के साइन अपोजिट होते हैं, एक पॉजिटिव होता और एक क्या होता, नेगेटिव होता। क्लियर है बेटा ये पॉइंट? कर लोगे आप तो सही क्वेश्चन। हाँ दिनेश बेटा समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, if u equals to x minus 7 upon 2 and v equals to y plus 3 upon minus 1। अब आर एक्स वाई है हमारे पास माइनस का 0.94, तो आर यू वी बताइए भाई क्या होगा। प्लस का 0.94, हमारा भी ये आंसर है बेटा। तो यहां पर आपको स्केल चेंज देखना है, यहां पर स्केल चेंज क्या है पॉजिटिव है, और यहां पर स्केल चेंज क्या है नेगेटिव है। यदि स्केल चेंज अपोजिट साइन के हैं एक्स और वाई में, जो हमने स्केल चेंज किया है वो अपोजिट साइन के हैं, तो कोरिलेशन का साइन भी आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना, ठीक है। माइनस का 0.94 था तो क्या हो गया प्लस का 0.94, और यदि प्लस का 0.94 होता तो यहाँ क्या हो जाता माइनस का 0.94। तो आपको सिर्फ स्केल चेंज देखना और कुछ नहीं करना बेटा। क्वेश्चन में मुश्किल से सॉल्व करने में आपको 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। बस ये ध्यान रखना है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब x का मल्टीपल 1 होना चाहिए पॉजिटिव 1, y का मल्टीपल क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। p और q के साइन देखना है आपको। क्लियर है ये? अभी बता
u इक्वल्स टू है हमारे पास 7 माइनस एक्स अपॉन 3 एंड v इज इक्वल्स टू y माइनस 4 अपॉन 7। आर एक्स वाई की वैल्यू आपको दे रखी है प्लस का 0.54, तो आपको आर यू वी कैलकुलेट करके करना, ठीक है। अब दोनों स्केल चेंज सेम साइन के हैं क्या, जल्दी बताओ मुझे। देखो ये तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, y माइनस बी अपॉन ए, लेकिन यहाँ देखो x का मल्टीपल 1 नहीं है। अपन ने क्या कहा था, x का मल्टीपल तो 1 ही होना चाहिए। u ऐसे होना चाहिए हमारे पास x माइनस का a अपॉन b। x का मल्टीपल 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है -1। तो x के मल्टीपल को प्लस का 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ -1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 7 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, -3 होगा। अब हमारे पास p की वैल्यू तो आ गई -3, q की वैल्यू आ गई अपने पास 7। दोनों स्केल चेंज के साइन अपोजिट हैं, अपोजिट है तो अपने पास कोरिलेशन का साइन भी क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो बेटा समझ में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का ध्यान रखना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, अब आप बताइएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, u इक्वल्स टू 3x माइनस 5 एंड v इक्वल्स टू -2y प्लस 3 अपॉन 5, और आपको गिवन है आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू -0.81। तो आर यू वी आपको कैलकुलेट करके करना। तो देखो जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो नहीं है, ये तो अपन को पता चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ हम 1 तो एज्यूम कर सकते हैं ना, 3x माइनस 5 अपॉन 1। अब मुझे x का मल्टीपल 1 बनाना है, तो क्या मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 का डिवाइड कर दूं। न्यूमरेटर में डिवाइड करूंगा तो 3x अपॉन 3, इसको अपन डायरेक्ट x लिखते हैं, माइनस 5 अपॉन 3, और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3। देखो ठीक किया क्या बेटा, मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 का डिवाइड कर दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब b पर आओ, y का मल्टीपल मुझे 1 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसका डिवाइड करें, 2 का या -2 का, -2। तो y -2y में -2 का डिवाइड करेंगे तो प्लस का y आ जाएगा, प्लस 3 अपॉन -2, तो ये -3/2 हो जाएगा, अपॉन 5 अपॉन -2, -5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सिर्फ किससे मतलब है, स्केल चेंज से। देखो यहाँ पर स्केल चेंज क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पर स्केल चेंज y में स्केल चेंज क्या है, नेगेटिव। स्केल चेंज का साइन अपोजिट होता है तो कोरिलेशन के साथ क्या करते हैं अपन, साइन चेंज कर देते हैं। नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ नहीं, हमें तो हमने साइन अपनी इच्छा से चेंज नहीं किया, हमें तो +1 लाना है। यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो यहाँ फर्क पड़ गया ना अपने पास, क्योंकि यहाँ क्या था अपने पास, -2 था, तो अपने पास स्केल चेंज का साइन अभी तो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन जब हमने इसका मल्टीपल 1 बनाया तो स्केल चेंज का साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नहीं हो गया।
उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मैग्नीट्यूड से, लेकिन हमें तो जो प्रोसीजर है स्टैंडर्ड प्रोसीजर वही करना पड़ेगा ना सर। क्या है कि x का मल्टीपल 1 होना चाहिए, तो हम डिवाइड करेंगे तो हम सिर्फ -1 का ही क्यों डिवाइड करें, -2 का ही कर देंगे डायरेक्ट, ताकि x और y का मल्टीपल क्या बन जाए, 1 बन जाए। हालांकि आप सही कह रहे हो, उससे अपने आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन यही क्वेश्चन जब हम रिग्रेशन में करेंगे ना, तो हमें p और q की वैल्यू चाहिए होती है ऐसे कैसे। रिग्रेशन पे भी हम सेम यही प्रोसेस करेंगे, बट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वहां हमें p की वैल्यू चाहिए और q की। तो यदि हम वहां पर यदि -2 से डिवाइड नहीं करेंगे या 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, तो फिर हमारे p और q की वैल्यू गलत हो जाएगी। तो हम वही प्रोसेस सीखें जो सही है, करेक्ट है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर लोगे ना भाई। अपन ने बेसिकली अभी 2 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। पहले वाले टाइप में क्या था, आपको सीधा सीधा दे रखा था x और y की वैल्यूज, ठीक है ना, देखो बिल्कुल सीधे सीधे दे रखी थी। हम डायरेक्ट पता लगा सकते थे क्वेश्चन में कि यहाँ p पॉजिटिव है और यहाँ q क्या है, नेगेटिव है। फिर अपन ने इसमें थोड़ा सा चेंज करना शुरू किया। यहाँ पर अपन ने x को नेगेटिव बना दिया, तो x को पॉजिटिव बनाना पड़ता, तो ये नेगेटिव बन गया। ये डायरेक्ट हमें पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें दोनों में ही डिवाइड करना पड़ा, तब हमें p और q के साइन का पता चला। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थर्ड टाइप के, मतलब इस सेम फॉर्मूले पर थर्ड टाइप का क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन है अपने पास 2x प्लस 3u माइनस 8 = c, एंड आपको गिवन है 5y प्लस 7b माइनस 11 = c, और आपको ये भी दे रखा है rxy = 0.84। तो आपको ruv कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी हो, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कहीं पे भी मैच नहीं कर रही, दूर दूर तक मैच नहीं कर रही, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपने पास x की वैल्यू, u की वैल्यू होती है x माइनस a अपॉन p, और v की वैल्यू क्या होती है y माइनस b अपॉन q। ये हमारे पास u और v की वैल्यू होती है। इस फॉर्मेट में मुझे इक्वेशन को चेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा, पहले बताओ, समझ में आ गया। अब देखो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। u हमें एक साइड रखना है, तो u को हम यहां रहने देते हैं। इस x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 8। t का नीचे डिवाइड कर दें यदि हमें u की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का 2x माइनस का 8 अपॉन 3। देखो बेटा इसमें कोई डाउट, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप सबको आती है, ठीक है। बिल्कुल। अब हम इसका क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ठीक है ना। x का मल्टीपल क्या है, -2 है, यही कह रहे थे क्या बेटा। अच्छा सॉरी 8 कह रहे थे, सॉरी ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, 8 पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारे पास एक दिक्कत हो रही है कि x का मल्टीपल 1 नहीं है, तो x का मल्टीपल हमें 1 बनाना पड़ेगा क्या भाई। कैसे बनाएंगे 1, डिवाइड बाय -2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -2 का डिवाइड कर दो। इसमें -2 का डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, इसमें -2 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, और इसमें हम -2 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3/2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास अल्टीमेटली p की वैल्यू आ गई -3/2। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गई है, नहीं आ गई बेटा, ठीक है। सेम यही प्रोसेस हम यहां पर कर लेते हैं। 7b = माइनस का 5y, और ये उधर जाके प्लस का 11 हो जाएगा, और v = हो जाएगा माइनस का 5y प्लस 11 डिवाइडेड बाय 7। अब हमें ऊपर और नीचे किसका डिवाइड करना है, -5 का डिवाइड करना है। डिवाइड कर दो, इसमें -5 का डिवाइड करेंगे तो y बचेगा,
इसमें -5 का डिवाइड करेंगे तो -5 11/5 हो जाएगा, और यहां हम डिवाइड करेंगे तो -7/5। क्यू की वैल्यू भी क्या आ गई, नेगेटिव। पी भी नेगेटिव, क्यू भी नेगेटिव, दोनों सेम सेम। तो क्या कोरिलेशन चेंज होगा क्या बेटा? नहीं होगा, कोरिलेशन एज इट इज रहेगा। मतलब हम कह सकते हैं आर यू वी, बी क्या होगा, ये प्लस का है तो प्लस का ही 0.82 होगा। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आ गई क्या आपको? अब इसमें क्या है, ये थोड़ा सा अपने लेंथी प्रोसेस हो गया, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अपन को पी और क्यू कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन की। तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव तरीका भी है। u और x की इक्वेशन से क्या आएगा, हमारे पास p आएगा। तो p कैलकुलेट करने का हम फार्मूला भी याद रख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हो। इसमें हमारे पास x और u एक तरफ होने चाहिए इक्वेशन के, ध्यान रखना, ठीक है ना? ऐसा नहीं x इस तरफ है और u इस तरफ है, ये फार्मूला लगा दो तब काम नहीं करेगा, ठीक है? x और u एक तरफ होने चाहिए। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है भाई, -3/2। देखो यही आ रहा था क्या p अपने अब इस फॉर्मेट से भी। तो p हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारी ये कैलकुलेशन बच जाएगी। सिमिलरली q भी हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला बताओ भाई क्या होगा जल्दी से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ v अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, तो माइनस, देखो v का कोफिशिएंट कितना था अपने पास 7, तो y का कोफिशिएंट 5, -7/5 q आ गया। देखो यही आ रहा था अपने पास। अब हमें पता चल गया कि दोनों p और q क्या है, अब सेम साइन के हैं, तो कोरिलेशन में कोई चेंज नहीं। तो यदि हम इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन छोटा हो गया, मुश्किल से 15-20 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा कोई दिक्कत इसमें? इसको करके हाँ, इस फॉर्मेट में लाके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। ये वैल्यू एटलीस्ट इसको मत लाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो 8 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, 8 पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 8 इस साइड हो या इस साइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दो का ध्यान रखना है, दोनों एक तरफ लिया हो आप, ठीक है? जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे ना, उसको भी हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत बेटा इसमें? दो मेथड पढ़ लिए सेम क्वेश्चन को करने के, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो इसको करने का एक तरीका और बताता हूं। यहां पर x और u दोनों के मल्टीपल पॉजिटिव हैं, सेम है। यहां पर y और v इनके मल्टीपल भी क्या है, सेम है। तो क्या p और q के सेम साइन सेम आएंगे क्या? तो यदि ये दोनों सेम साइन के हैं तो साइन साइन एक आपस में कैंसिल हो जाता है, माइनस आ जाएगा। ये दोनों ही माइनस होते तो भी क्या आता, p माइनस आता। ये दोनों ही प्लस होते तो भी क्या आता, माइनस आता। सेम यहां पर है अपने पास। तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को शॉर्ट अपन को डायरेक्ट करना है, तो अपन ने यहां पर देखा x और u के मल्टीपल सेम साइन के हैं, y और v के मल्टीपल सेम साइन के हैं। इसका मतलब इनका जो स्केल चेंज है वो भी सेम साइन का ही होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ठीक है? तो हमारा कोरिलेशन का साइन भी क्या होगा, सेम होगा। कर सकते हैं क्या भाई डायरेक्ट ऐसे अपन? देखो ध्यान से, 3x plus 7u minus 11 equals to 0, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 5y plus 8ub plus 10 equals to 0, और rxy आपको दे रखा है प्लस का 0.48, तो ruv आपको कैलकुलेट करना है। तो आप सबसे पहले देखो यहाँ पर x और u दोनों के मल्टीपल पॉजिटिव हैं, यहाँ पर y और v दोनों के मल्टीपल पॉजिटिव हैं। इसका मतलब दोनों का स्केल चेंज सेम साइन का आएगा 100%, और सेम साइन का स्केल चेंज आ रहा है तो क्या कोरिलेशन चेंज होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा।
ठीक है, फटाफट अपने पास 5 सेकंड में तो आंसर आ गया। अरे समझ रहे हो ना बेटा? और आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप कैलकुलेट कर लो। यहां से हम p कैलकुलेट कर सकते हैं। p कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। यहां से q कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ v अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। देखो दोनों सेम साइन के हैं या नहीं? सेम साइन के हैं तो कोरिलेशन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को करने के अपन ने 3 मेथड डिस्कस कर लिए। जो भी मेथड उस टाइम आपके दिमाग में क्लिक करे आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़े भाई। क्वेश्चन है हमारे पास 5x माइनस 3u प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और 7y प्लस 4b माइनस 7 इक्वल्स टू 0। आर एक्स वाई है हमारे पास प्लस का 0.79। आर यू वी बताइए भाई क्या होगा? बिल्कुल, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो यहां पर x और y और v इन दोनों के मल्टीपल जो हैं वो क्या है बेटा? सेम साइन के हैं। लेकिन क्या यहां पर सेम साइन के हैं क्या? यहां पर सेम साइन के अपने पास नहीं। ठीक है, यहां अपोजिट साइन के हैं। तो हम यहां से पता लगा सकते हैं कि हमारे स्केल चेंज भी अपोजिट साइन के आएंगे। और यदि स्केल चेंज अपोजिट साइन के हैं तो कोरिलेशन का साइन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ में आया बेटा ये? और ऐसे सपोज अपन को कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो। यहां से स्केल चेंज p होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये आ गया प्लस का 3/5 और यहां से अपने पास q आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ v अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 4/7। देखो अपोजिट साइन क्या आ गया? यहाँ पे अपोजिट साइन क्या है तो कोरिलेशन का साइन चेंज हो जाता है, ये अपन जानते हैं। अब तो अपन ने इतने सारे क्वेश्चन कर दिए तो क्वेश्चन को देखते ही हम पता लगा सकते हैं क्या भाई आंसर है ना बेटा? अच्छा एक और क्वेश्चन करके बताओ, छोटा सा लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन इस टॉपिक पर। 7x माइनस 5u प्लस 13 इक्वल्स टू 0। 4y माइनस 11v माइनस 11 इक्वल्स टू 0। आर एक्स वाई अपने पास है प्लस का 0.43। तो आर यू वी बताइए क्या? प्लस का 0.43। ठीक है, अपने मुश्किल से अपन को क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगेगा आंसर देने में तो 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे। बस जो टाइम लगा क्वेश्चन पढ़ने में लगा। हमने देखा यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब स्केल चेंज क्या होंगे? सेम साइन के होंगे। चाहे तो हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहां पर अपन p कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। यहां से हम q कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला क्या होता है? ये -5 होगा तो ये 5/7 आ गया। माइनस कोफिशिएंट ऑफ v कितना है भाई अपने पास? -11 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये क्या हो गया? 11/4। दोनों क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब सेम साइन के हैं तो कोरिलेशन भी क्या होगा? सेम साइन रहेगा, कोरिलेशन का कोई चेंज नहीं। ठीक है बेटा, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे ना? देखो भाई क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इस तरीके का। ठीक, गुड। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके आंसर देना है, ठीक है ना? हमें क्या रखा है? आर एक्स वाई की वैल्यू है 0.93 प्लस और अपने पास है इक्वेशन 2x प्लस 3u माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है u एंड y के बीच। फाइंड
ऐसे लैंग्वेज आएगा, फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड y। बताइए भाई आंसर जल्दी से। कैसे बेटा? नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा क्वेश्चन। देखो, हमने x को चेंज किया u में, यही मतलब है ना। तो यहां हम स्केल चेंज निकाल लेते हैं। स्केल चेंज p होता है, यहाँ पर क्या होता है फार्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो हमने x को किस में चेंज कर दिया, u में चेंज कर दिया। ठीक है, ऑरिजिन चेंज कुछ भी किया, ऑरिजिन चेंज से तो अपनी सेहत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। अपन को तो सिर्फ स्केल चेंज देखना है। तो x को u से चेंज किया, तो हमने स्केल चेंज किससे किया, -3/2। अब कोरिलेशन किसमें निकालना है, u एंड y। तो दूसरा वेरिएबल यहाँ पर क्या है अपने पास, y है। y को हमने किसमें चेंज किया, y में। यही तो मतलब है ना बेटा। तो y को y में चेंज किया मतलब y में कुछ भी चेंज नहीं किया। यदि हमने y को y रखा तो इसका मतलब इसमें ऑरिजिन चेंज कितना किया, जल्दी बताओ। 0 किया क्या भाई, y सीरीज y ही है, तो इसका मतलब हमने ऑरिजिन चेंज 0 किया, उसमें से 0 लेस कर दिया, तो y में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और स्केल चेंज कितना किया, जल्दी बताओ। नहीं, ये तो अपन ने x y में स्केल चेंज कितना किया, 1। यदि सीरीज वही है सेम, तो इसका मतलब हमने इसमें क्या मल्टीप्लाई किया बेटा, 1, तभी तो सेम रहेगा ना अपने पास। अरे समझ रहे हो ना बेटा। तो हम कहेंगे कि हमारा स्केल चेंज है y में, वो क्या है अपने पास, q1 है। 1 का मतलब ये क्या हो गया, ये तो पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। तो एक स्केल चेंज पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो कोरिलेशन का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अपन को rxy की वैल्यू नहीं दी थी क्या, rxy दे रखी है, 0.93 है प्लस का, क्या हो जाएगा माइनस का 0.9। ठीक है भाई। ये कह रहे हैं कि हमारे पास आर एक्स वाई, मतलब एक्स कोई सीरीज थी और वाई कोई सीरीज थी, उसके बिटवीन कोरिलेशन दे रखा है। अब कोई सीरीज यू बना दी हमने और दूसरी सीरीज क्या है, वाई है अपने पास, ठीक है। तो अपन ने वाई तो देखो एज इट इज है सीरीज, और एक्स को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, यू में कन्वर्ट कर दिया। यही मतलब निकल रहा है क्या बेटा। तो x को u में कन्वर्ट किया, तो इन्होंने दे रखा है भाई कैसे कन्वर्ट किया, हमने स्केल चेंज निकाल लिया, कितना है -3/2। तो x को u में चेंज किया तो हमने -3/2 स्केल चेंज किया। लेकिन y को यदि y में ही हमने कन्वर्ट किया, मतलब y एज इट इज ही है, तो कोई भी सीरीज एज इट इज कब रहेगी, जब उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, +1 से या -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो वही सीरीज रहेगी ना बेटा, सेम y की y। तो इसका मतलब y में स्केल चेंज किसका किया हमने, 1 का किया, ठीक है ना। तो अपन ने y में स्केल चेंज 1 का किया है, मतलब ये पॉजिटिव है स्केल चेंज और ये नेगेटिव आ रहा है हमारा। तो हम क्या कहेंगे भैया, हमारे पास कोरिलेशन का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्केल चेंज अपोजिट साइन से। कुछ समझ में आया क्या बेटा। हाँ, अभी तो पढ़ाएंगे बेटा, एक तो मैं कराता ही नहीं, मैं बहुत सारे कराता हूँ, ठीक है ना। जब तक दिमाग में चीज क्लियर नहीं हो जाए तब तक बंद करते रहेंगे। ये हमारे पास x और u में कोई रिलेशन दे रखा है, और आपको कहा है कि अपने पास r x y, x और y के बिटवीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट था 0.57 प्लस। अब आपसे कह रहे हैं कि भैया कोरिलेशन कैलकुलेट करो बिटवीन u एंड y/2। फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड y/2।
ठीक है, बिल्कुल अभी देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले स्केल चेंज करो, आप यहाँ पर पी कैलकुलेट करेंगे। पी कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यही होता है ना बेटा? 2/3, देखो सही लिखा है क्या मैंने? अब इसका मतलब क्या हुआ? हमने x से u ऑब्टेन किया, तो स्केल चेंज कितना किया हमने? 2/3। क्लियर है क्या? और y से हमने y/2 ऑब्टेन किया, ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई किया? 1/2। अतः ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है? पॉजिटिव स्केल चेंज है। यदि दोनों स्केल चेंज पॉजिटिव है तो क्या कोरिलेशन चेंज होगा? क्या नहीं होगा, ठीक है ना? क्या रहेगा? सेम रहेगा, प्लस का 0.57। देखो भाई, यहां से कुछ समझ में आया क्या? ठीक है, ओके गुड। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 5x प्लस 7u माइनस 11 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हमारे पास है। और अपने पास आर एक्स वाई, एक्स और वाई के बिटवीन कोरिलेशन दे रखा है प्लस का 0.7। तो अब आप मुझे u एंड माइनस y/4 के बिटवीन कोरिलेशन बताओ क्या? सेम होगा साइन? ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहां से हमारे पास क्या आएगा? p आएगा। p क्या होता है अपने पास? माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, -7/5। और q, y से हमने -y/4, -y/4 मतलब -1/4 से मल्टीप्लाई किया क्या y4, ठीक है? तो दोनों का स्केल चेंज क्या है? नेगेटिव साइन का है, सेम साइन का है। तो कोरिलेशन क्या रहेगा इनके बिटवीन? सेम, जो पहले था वही रहेगा, प्लस का 0.7। देखो बेटा, समझ में आ गया क्या दिविशा? अध्ययन आ गया भाई समझ में? तो कोई गड़बड़ी तो नहीं करोगे ना भैया? मैंने इतना समझाया, पूरा लेक्चर लगा दिया आज इसमें, ठीक है ना? कल तो नहीं कराओगे ना क्वेश्चन एग्जाम में? ठीक है भाई, चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन और करके बता दो। ये हमें इक्वेशन दे रखी है और ये कह रहे हैं कि आर एक्स वाई हमारे पास है माइनस का 0.70। तो आपको बताना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्स एंड वी के लिए। कितना पॉजिटिव? 0 पॉइंट, अच्छा ठीक है। तो अपन यहां से अपन p कैलकुलेट, q कैलकुलेट होगा यहां से, क्योंकि ये v और y है। v और y में स्केल चेंज को हम q से डिनोट करना है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ v अपॉन कोफिशिएंट ऑफ 7/5 हो। और x तो देखो एज इट इज है अपने पास, मतलब x में हमने क्या मल्टीप्लाई किया? 1 मल्टीप्लाई किया, अभी तो x x ही रहेगा।
ठीक है, तो ये अपने पास हो गया प्लस का 1, तो दोनों का साइन सेम है अपने पास स्केल चेंज का। बिल्कुल ठीक, आपने यही बताया। तो कोरिलेशन का साइन भी क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहेगा क्या? तो x और b के बिटवीन कोरिलेशन क्या होगा, माइनस का 0.70। ठीक है, तो अपन ने आज जो ये मेहनत की है ना, ये अपने रिग्रेशन में भी काम आएगी बेटा। रिग्रेशन में भी इसी तरीके की प्रॉपर्टीज हैं अपने पास। तो हमने स्केल चेंज और ओरिजिन चेंज पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है ना। बहुत सारे कर लिए, इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे, ये अपनी गारंटी है, ठीक है। आएंगे तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इन सब की प्रैक्टिस कर लेना तो आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नहीं है, अलग से लिख लेना, ठीक है ना। प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल एरर को डिनोट करते हैं पीई से। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन। पी आगे आर लिख देते हैं, इन दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन। क्या होता है, जब भी हम कुछ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, चाहे हम मीन कैलकुलेट करें, चाहे मीडियन कैलकुलेट करें, या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, या कोरिलेशन कैलकुलेट करें, हमेशा उसमें कुछ एरर के चांसेस होते हैं, है ना। तो हम उसमें क्या करते हैं, एरर कैलकुलेट करते हैं। तो यदि हम कोरिलेशन कैलकुलेट करने में जो एरर्स हो गई हैं उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसको कहते हैं हम प्रोबेबल एरर। दो तरीके की एरर कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन में, एक तो प्रोबेबल एरर और एक स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। अब ये प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फार्मूला है हमारे कोर्स में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है अपने पास, ठीक है ना। तो प्रोबेबल एरर होती क्या है ये हम डिस्कस करते हैं। प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन होता है 0.6475 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। एक मिनट थोड़ा सा करेक्शन करो, ये है 6745, 0.6745, ठीक है। ये इस फार्मूले की हेल्प से हम प्रोबेबल एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। आर हम जानते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, एन है हमारे पास नंबर ऑफ पेयर्स यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, चाहे स्मॉल एन से डिनोट कर दो, चाहो तो कैसे कर दो आप, कैपिटल एन से डिनोट, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन करते हैं, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.42, ये आर की वैल्यू दे रखी है। टोटल हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, वो है 16। तो आपको प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करके बताना, तो प्रोबेबल एरर हो जाएगा 0.6745 इंटू 1 माइनस 0.42 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 16। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम 0.42 का स्क्वायर कर लेते हैं, 0.42 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, तो 0.42 का हमने स्क्वायर कर लिया, ठीक है। कितना आ रहा है भैया अपने पास, 0.1764। अब हमें 1 में से इसको लेस करना है, हम उल्टा कर देते हैं, इसमें से हम 1 को लेस कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें से हमने 1 को लेस कर दिया तो अपने पास आ गया माइनस की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने उल्टा लेस किया था। हमें 1 में से इसको लेस करना था, हमने इसमें से 1 को लेस कर दिया, तो इस माइनस को हटा दो, एक प्लस माइनस का साइन होता है कैलकुलेटर में, उसको प्रेस कर दो, ये अपने पास हट जाएगा माइनस से, ठीक है। इसमें डिवाइड करना है आपको अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 क्या होता है 4 का डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई इससे करना है 0.6745, तो ये हमारे पास प्रोबेबल एरर आ गई,
0.13879 ऐसी कुछ आ गई 0.13887 8879 88 पर लिख दिया भाई, यहाँ लिख दिया 8879 ये प्रोबेबल एरर आ गई। तो प्रोबेबल एरर में देखो अपने पास तीन चीज अननोन है, प्रोबेबल एरर आर और एन। कोई भी दो वैल्यू देगी और तीसरी वैल्यू आपसे कैलकुलेट करा सकते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड एरर पर। स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला होता है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। मतलब ये वाला फैक्टर नहीं होता, बस ये वाला होता है, बस ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि भैया प्रोबेबल एरर जो होती है वो होती है 0.6745 इनटू स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है ना आपके पास। तो ये इन दोनों में रिलेशनशिप भी आ गई। कभी आपको ऐसा भी कर सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड एरर दे दें कि स्टैंडर्ड एरर 0.15 है, प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करके बताओ, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ भाई, इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब नोट डाल करके लिखो, if correlation coefficient R is greater than 6 into probable error, यदि हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्रोबेबल एरर के 6 टाइम्स से ज्यादा होता है, ठीक है, देन R इज सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास जो R है कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है भाई? सिग्निफिकेंट का मतलब दो वेरिएबल्स के बिटवीन कोरिलेशन, सफिशिएंट कोरिलेशन, ठीक है ना। कोरिलेशन होता तो अपने पास क्या है, हम जान कहते हैं कि 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। मैग्नीट्यूड 0 से 1 होता है, लेकिन क्या वास्तव में वो आपस में कोरिलेटेड है क्या दो वेरिएबल? जैसे हम कोई से भी दो वेरिएबल के बिटवीन यदि कोरिलेशन कैलकुलेट करें अपने कार्ल पियर्सन मेथड से, तो कुछ ना कुछ कोरिलेशन तो आएगा ही आएगा, या नहीं आएगा बेटा? चाहे कोरिलेटेड हो ही नहीं एक दूसरे से। जैसे हमने कहा कि हमारे पास अनकोरिलेटेड कोई एग्जांपल है, शू साइज एंड इंटेलिजेंसी, ठीक है ना। मतलब हम शू साइज लें और अपन इंटेलिजेंसी मेजर करें, ठीक है ना, आईक्यू मेजर कर ले हम और उसके बिटवीन कोरिलेशन निकालें, तो कुछ कोरिलेशन तो आ ही जाएगा। आप कोई सी भी वैल्यू उठा लो अपनी इच्छा से, ठीक है ना, उनके बिटवीन कोरिलेशन कैलकुलेट करो तो कोरिलेशन आ जाएगा। लेकिन हम सिग्निफिकेंट कोरिलेशन किसको मानते हैं? यदि हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्रोबेबल एरर के 6 टाइम्स से भी ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि x और y दो वेरिएबल है, उसके बिटवीन सफिशिएंट कोरिलेशन है, सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। समझ गए क्या बेटा? अब हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो अपने पास 6 इंटू प्रोबेबल एरर, बताओ भाई क्या आएगा? 0.138879, ये प्रोबेबल एरर थी, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 0.274। तो क्या यहां पर अपने पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट 6 इंटू प्रोबेबल एरर से ज्यादा है या कम है? कम। तो अब हम कंफर्मली ये नहीं कह सकते कि कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं। समझ में आया बेटा? ठीक है, सिग्निफिकेंट कब होगा? जब कोरिलेशन प्रोबेबल एरर के 6 टाइम्स से ज्यादा हो। सपोज ये हमारे पास होता 0.94, तो हम कहते हैं 0.94 इज ग्रेटर देन 6 इंटू प्रोबेबल एरर, तो हम कहते हैं भैया कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है एक्स और वाई के बिटवीन, ठीक है।
अब नोट में सेकंड पॉइंट लिखिए, इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लेस देन प्रोबेबल एरर then correlation coefficient is insignificant. यदि अपने पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्रोबेबल एरर से भी कम है, प्रोबेबल एरर इस क्वेश्चन में क्या आई थी 0.1388, इससे भी कम है कोरिलेशन, हम तो डायरेक्टली क्या कह देंगे, कोरिलेशन इनसिग्निफिकेंट है। समझ में आया बेटा ये चीज? क्या बेटा? ये 6 नहीं, यदि हम कह रहे हैं कि यदि 6 इंटू प्रोबेबल एरर से ज्यादा है कोरिलेशन, तब हम कह देंगे भैया वो सफिशिएंट है, हम मान लेंगे कि उनमें कोरिलेशन है। लेकिन यदि प्रोबेबल एरर से भी कम है तो हम कंफर्मली बोल देंगे कि भैया वो सिग्निफिकेंट है ही नहीं। ठीक है ना, मतलब एक्स और वाई के बिटवीन कोरिलेशन है, वो गलती से आ गया, थोड़ा बहुत भी जो आ गया, वास्तव में उनके बिटवीन कोरिलेशन नहीं है। लेकिन अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या होगा यदि हमारे पास कोरिलेशन प्रोबेबल एरर और 6 प्रोबेबल एरर के बीच में हो, जैसे कि इस एग्जांपल में हो रहा है। ठीक है ना, हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्रोबेबल एरर से कम भी नहीं है, उससे ज्यादा है प्रोबेबल एरर से, लेकिन 6 इंटू प्रोबेबल एरर से क्या है, कम है। ठीक है, ये भी तो कंडीशन आ सकती है ना, इसके बारे में तो अपन ने कुछ नहीं कहा। तो इस केस में अभी हम कंफर्मली नहीं कह सकते कि हमारा कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं है, फिर हमें और ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अब वो बात हो गई हायर स्टैटिस्टिक्स की, वो अपने स्कोप में नहीं है सीए फाउंडेशन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बेटा? तो अभी यदि अपने पास कोरिलेशन प्रोबेबल एरर और 6 प्रोबेबल एरर के बीच में हो गई, तो फिर हम कंफर्मली कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, उसको कंफर्म करने के लिए फिर हमें और टेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है ना, सिग्निफिकेंस टेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, जो सैंपलिंग का पार्ट है। ठीक है, सैंपलिंग अपन पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने सैंपलिंग बहुत ज्यादा नहीं है। 12th में जिसके पास अप्लाइड मैथ्स है उसने पढ़ा होगा सैंपलिंग, लेकिन उसने भी कोरिलेशन का वाला पार्ट नहीं पढ़ा, केवल सैंपलिंग में स्टैंडर्ड एरर पढ़ा है, मतलब अपने पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसकी एरर और मीन की एरर पढ़ी। ठीक है, क्लियर है भाई ये चीज? तो हमारा आंसर क्या हो गया, हम अभी कंफर्मली नहीं कह सकते कि हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट। क्लियर है भाई? इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन होता है नोटेशन, कुछ भी नहीं है इसका। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस। एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस, इसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कहते हैं। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारे पास स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो
कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन किसके बराबर हो गया, आर स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, कोई डाउट बेटा इसमें? अब देखो क्या होता है, वेरिएशंस तो हम जानते हैं, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, डिस्पर्जन सब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो वेरिएशंस हमारे पास सीरीज में होते हैं, ठीक है। अब सीरीज में वेरिएशंस हैं तो कुछ वेरिएशंस के रीजंस हमें मालूम होते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, मतलब हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, भैया सीरीज में जो ये वेरिएशन है इस वजह से आया। लेकिन वेरिएशन का कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो सीरीज में अपने आप डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके रीजंस हमें भी नहीं मालूम है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं हम, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? एक्सप्लेन्ड वेरिएंस और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस, टोटल वेरिएंस के दो पार्ट होता है। तो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस और टोटल वेरिएंस का जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास आता है कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन होता है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस। अब अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस को बेटा मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, इट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएंस माइनस एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, ठीक है भाई। टोटल वेरिएंस क्या होता है, एक्सप्लेन्ड प्लस अनएक्सप्लेन्ड। तो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस निकालना है तो टोटल वेरिएंस में से एक्सप्लेन्ड वेरिएंस को क्या कर दो, लेस कर दो, ठीक है। अब इसका डिवाइड कर दो दोनों में, टोटल वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस तो बना जाएगा माइनस एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस, और 1 माइनस इसे क्या मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? तो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या हो गया बेटा, 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया भाई। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमसे पूछ लेते हैं तो वो तो बहुत ही इजी है। जैसे आपको क्वेश्चन देंगे कि बताइए आर की वैल्यू अपने पास है 0.6, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताओ भैया। बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर यानी कि 0.6 का स्क्वायर यानी कि 0.36, ये हमारे पास हो गया कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। और कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन बताओ, यदि आर यही है तो 1 माइनस आर स्क्वायर यानी कि 0.6। तो ऐसा क्वेश्चन तो कर लोगे ना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से थोड़ा सा ये घुमा देते हैं, ये भी देख लो। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को एक दूसरे नाम से भी बोल देते हैं कई बार ये, ठीक है ना, और वो नाम है अपने पास वेरिएशन अकाउंटिंग। क्या कह देते हैं, वेरिएशन अकाउंटिंग, मतलब ऐसे वेरिएंस जो आप अकाउंटेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो वही एक्सप्लेन्ड वेरिएंस हो गया, नहीं हो गया बेटा, ठीक है। अब वेरिएशन अकाउंटेड क्वेश्चन में दे दिया तो सब लोग घूम जाते हैं, भैया ये क्या नई चीज आ गई, जबकि वेरिएशन अकाउंटेड का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। याद रखोगे क्या बेटा? क्वेश्चन में कई बार क्या करते हैं, सीए में यही तो करते हैं, बस घुमा देते हैं थोड़ी सी चीजों को, और वो चीज यदि हमें मालूम है तो फिर हम पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो यदि आपसे वेरिएशन अकाउंटेड पूछ लिया, इसका मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो यदि हमारे पास r की वैल्यू 0.7 है तो मुझे बताओ वेरिएशन अकाउंटेड क्या होगा।
0.7 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है 0.4। और एक चीज और याद रखना, जनरली जब हमसे वेरिएशन अकाउंटेड पूछते हैं तो वो परसेंटेज में पूछते हैं, आंसर आपको परसेंटेज में मिलेंगे, यानी कि आंसर मिलेगा आपको 49%। जो वैल्यू आ रही है इसको 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया बेटा? और जो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन है इसे हम कहते हैं वेरिएशन अनअकाउंटेड। वेरिएशन अनअकाउंटेड बोलते हैं, जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसका हम हिसाब किताब नहीं रख सकते, वो अनअकाउंटेड हो गया वेरिएशन। इस सेम क्वेश्चन में वेरिएशन अनअकाउंटेड बताओगे कितना होगा? 51%। ठीक है, तो ये हमारा कोरिलेशन करीब करीब खत्म हो गया, मतलब कंटेंट तो सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब तो क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसके क्वेश्चंस करोगे? आईसीआई के क्वेश्चंस करोगे। ठीक है ना, सेट ए में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और सेट बी में आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, 15-16 तक तो कोरिलेशन के, उसके बाद रिग्रेशन के। तो आप 15-16 तक सेट बी में क्वेश्चंस कर लेना और सेट ए के क्वेश्चंस कर लेना। जो आपको लगे उटपटांग से हैं, रिग्रेशन के, उसके भी रहने देना। ठीक है ना, और कोरिलेशन के आप छांट के क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अलग से कराऊंगा। ठीक है ना, उसकी डीपीपी पर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो क्या काम करके लाना है आपको, समझ में आ गया बेटा?